गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी आपका केमिस्ट्री टीचर आज आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वीडियो हमारा देख करके प्रिपेयर कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां नाम से ही आप कुछ सोच सकते हैं कि इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन, कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में। क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, क्या एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी जो डिफिनेशन होगी तो इसकी डिफिनेशन आती है, इट डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इसमें हम लोग इन दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन देखेंगे, मतलब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी। आप लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं, टॉर्च वगैरह यूज करते हैं। टॉर्च वगैरह सेल में देखिए, उस सेल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? केमिकल एनर्जी के थ्रू। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? केमिकल एनर्जी के थ्रू। और आपकी जो बैटरी होती है उससे भी आपका करंट फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? वो भी केमिकल एनर्जी के थ्रू होता है। तो इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन देखते हैं। इसको हम लोग स्टडी करते हैं सेल के फॉर्म में। दो टाइप के सेल आपके होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है आपका डेनियल सेल। ठीक है, इसका बढ़िया एग्जांपल है आपका डेनियल सेल। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब आप देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें आयनाइज जो आपके मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो आयनाइज होते हैं। जब आयंस होते हैं तो आपके आयन जब मोबाइल करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट होती है। ये अपने से स्वतः होने वाली रिएक्शन, स्वतः होने वाले काम है। अब कोई भी चीज अगर बिना साइड इन्फ्लुएंस या कह सकते हो कि एक्सटर्नल अफेयर के बिना अगर होता है तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास ये जो है, ये वाला सेल, ये हमारा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करें जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ये हमारा स्पॉन्टेनियस है और ये हमारा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको करवाने के लिए हमको अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर करना पड़ेगा, बाहरी फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी की वजह से होगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। जब तक अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो कंडक्टर है, इसका मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर है। जब कंडक्टर होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, फ्लो करने देगा। तो हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक मेटालिक कंडक्टर, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक में जो मिलता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक में आप जानते हैं मेटालिक कंडक्टेंस ऑलवेज मेटल में मिलेगा। मेटल जब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा तो उसको हम लोग मेटालिक कंडक्टेंस कहेंगे। और मेटल में आपको पता है कि कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। तो इसका जो रीजन होता है, इसका रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कोई ना कोई केमिकल होगा, और केमिकल होगा तो उसमें आप क्या मिलेगा, आयन मिलेगा। मतलब ये जो कंडक्टेंस मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, आयंस की वजह से। वो किसकी वजह से हो रहा है, आयन की वजह से। तो ये क्यों होगा, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किससे मिल रहा है, ड्यू टू आयंस, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू आयंस, ठीक है। जब आयंस आपके फ्री होंगे, आयन मोबाइल करेंगे, मूव करेंगे, तब तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे आपकी तरफ से। अगर आयंस बने ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो हमारे सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। वो हमारे सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहले देख लीजिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट ही नहीं होते, आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। दे डू नॉट डिसोसिएट into their ions, their respective ions. रिस्पेक्टिव आयंस मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये बिल्कुल भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इनका एग्जांपल जो है आप इनको देखिए, फॉर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आप ले लीजिए, ग्लूकोज आप ले लीजिए। ग्लूकोज आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएशन इनका होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। दे हैव प्रॉपर्टी टू डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू डिसोसिएट इनटू आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये आपके 100% डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट,
ठीक है, और ये आपके 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, ये आपके 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में साल्ट आ जाता है, साल्ट आ जाता है। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में साल्ट आ जाता है। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। ठीक है, साल्ट चाहे जिस प्रकार का भी आप साल्ट ले, जब उसमें आप एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब साल्ट आपका मान लीजिए एग्जांपल NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, बेस का एग्जांपल आपका हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब इसका जो होगा, ये जो है, ठीक है, बेस आप, और ये जो है इसका एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है, तो उनके कंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट। फैक्टर्स affecting the electrolytic conductance, ठीक है। पहला क्या है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। अगर मान लीजिए जो आयन बन रहे हैं, उन आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपके मोबाइल नहीं करेंगे, ये आपके कंडक्शन मतलब चार्ज को फ्लो करने में मदद नहीं करेंगे। जब ये मदद नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा कंडक्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, कंडक्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये आपका ऑलवेज सॉल्यूट एंड सॉल्यूट में होता है। जब आपका सॉल्यूट सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया, तो आपका ये कंडक्टेंस ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपका हाई नहीं होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा आपका आ जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, जो आपके उस 11th में मैंने बताया था आपको कि जो लिक्विड के लेयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग विस्कोसिटी। अब अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो आपके आयंस का मोबाइलेशन कम होगा, आयंस कम मोबाइल करेगा, आयंस कम मूव करेगा। जब आयन कम मूव करेगा तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपका सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में होता है। ठीक है, तीसरा होता है, ये आपका सॉल्वेंट के बीच में होता है। और तीसरा आपका जो होता है वो सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है। अब ये भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो भी आपका क्या होगा? मोबाइल कम करेगा, मूव कम करेगा। जब मूव कम करेगा तो क्या होगा? आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट डालते हैं। ओके,
ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस लॉ पर बेस होता है, किस लॉ पर बेस होता है, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस लॉ पर बेस होता है। ठीक, तो हमारे पास जो इनके लिए निकालने का जो लॉ है वो आता है ओम लॉ, ओम्स लॉ। आप इसके लिए पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी दो टर्मिनल हो, उनके बीच वोल्टेज अप्लाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उनके बीच जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, where V equals to RI or IR, where R is the resistance, R is constant but it is known as resistance। अब रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर में उसके करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए जो फैक्टर होता है वही क्या कहलाता है आपका? रेजिस्टेंस। मतलब ये करंट को फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, ठीक है। कंडक्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, ये क्या हुआ? रुकावट होता है। अब अगर R ये है तो R हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम लोग R को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मींस रेजिस्टेंस R का जो एक चीज और देख लेते हैं, R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम। ओके, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओम। ठीक, अब आइए देखते हैं रेजिस्टेंस R हमारा कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहां पर ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, यहां पर हम अपने सुविधा के लिए L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 1 ले ले, जो हम बाद में यूज करेंगे। अब देखिए, अगर यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है तो जितना लेंथ होता है उतनी दूर में वो रुकावट होगा। यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट भरा तो वहां पर रुकावट कुछ ना कुछ होगा। जो अट्रैक्शन फोर्स जो भी हमने बताया है, जो कंडक्टेंस में इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सब इसमें फर्क इफेक्ट डालेंगे, तो उनके वजह से इसमें क्या होगा? कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक, अब देखिए R इक्वल टू, अब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा करंट उतना आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट क्या होगा? उतना आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी पतली सड़क में जा रहे हैं, आप किसी सड़क में जा रहे हैं और वो सड़क काफी लंबी है। ठीक है, तो और उसमें क्या है? भीड़ है, सड़क पतली है, काफी लंबी है, भीड़ है। तो अगर उसमें आप जा रहे हैं तो आपको बार बार जगह जगह क्या हो, रुकना पड़ेगा, आपको साइड होना पड़ेगा। आप क्या होंगे? आपकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वही सड़क भले लंबी है, लेकिन उसका एरिया बढ़ा दिया जाए, उसकी ब्रेथ बढ़ा दी जाए, तो क्या होंगे? भीड़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। आप उसमें आसानी से मूव कर पाएंगे। सेम फैक्टर यहां पर लग रहा है। सेम फैक्टर क्या है? यहां पर लग रहा है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। R is directly proportional to क्रॉस सेक्शन एरिया। इन दोनों को लेकर के जब हम लोग देखें, R is directly proportional to L upon A, R is directly proportional to L upon A, where R equals to rho L upon A, L upon A। यहां पर ये जो होता है, ये क्या होता है? RHO, रो होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। सिंपली हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो को क्या कहेंगे हम लोग? रेजिस्टिविटी। ठीक, रो को क्या कहेंगे हम लोग? रेजिस्टिविटी। ओके, ठीक। अब अगर हमारे पास रो है तो रो की वैल्यू, रो की डिफिनेशन, इसकी जो डिफिनेशन होगी वो क्या निकलेगी? इसकी डिफिनेशन हम लोग को निकालनी चाहिए। इसकी डिफिनेशन कहां से आएगी? अगर हम लोग L इक्वल टू 1 ले ले, 1 सेंटीमीटर ले ले, और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले, तो हमारे पास R इक्वल टू रो आ जाएगा। R इक्वल टू
रो आ जाएगा। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन अब आसानी से बताते हैं। डिफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू equals to the resistance when length of, अगर वायर के फॉर्म में इसको हम लोग देते हैं, लेंथ ऑफ वायर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 centimeter square. This is the definition of resistance. Resistivity is numerically equals to the resistance when length of wire is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. This is the definition of resistivity. This is the definition of resistivity. Okay, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट हमारे पास आ जाएगा, अगर रो देखा जाए, रो इक्वल्स टू RA/L, मतलब हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसका क्या हो जाएगा यूनिट? ओम मीटर। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ठीक, अब अगर रेजिस्टेंस आपका रुकावट होता है तो रेजिस्टेंस अगर जितना कम होगा उतनी तेज कंडक्टेंस होगा, उतना ही तेज फ्लो करेगा। मींस कंडक्टेंस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम लोग G से डिनोट कर लेते हैं कि G इट डिनोट्स द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना कम रेजिस्टेंस कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा। अब यहां पर हम लोग ये R की वैल्यू रखते हैं जैसे ही, तो हमारे पास निकल के आता है यहां पर जो अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी R की, तो वो वैल्यू आ जाती है 1 रो L बाई A ऊपर जाएगा और हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 रो A बाई L। 1 रो A बाई L। ठीक है, 1 रो A बाई L। ठीक है, और यही आपका क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। ठीक, अब 1 रो को क्या हम लोग लिख सकते हैं? G इक्वल्स टू K टाइप का एक सिंबल होता है। ठीक है, दिस। ठीक, G इक्वल्स टू कप्पा। दिस इज द कप्पा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कप्पा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये है, इसका नाम क्या है? कप्पा। कप्पा। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस है, जैसे यहां पर आपका ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टिविटी था या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, उसी तरह ये कंडक्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या फिर इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंडक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी। ओके, अब अगर इसका आपका रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका ओम होता है, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस दिस इज महो। क्या हो जाता है? महो, या फिर ओम इनवर्स, या फिर सीमन। महो, ओम इनवर्स या फिर सीमन। ठीक है, महो, ओम इनवर्स या फिर सीमन। ओके, आज हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे हम लोग कंडक्टिविटी का यूज नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। थैंक यू।